अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने रिएक्ट.जेएस की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स, और वो भी दो टाइप्स के। एक होते हैं हमारे पास कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स और एक होते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, फॉर्म्स कैसे हम दो टाइप के बना सकते हैं, कंट्रोल और अनकंट्रोल, और इसको हम डीपली आज इस लेक्चर में कंप्लीटली देखेंगे। तो वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। तो जैसे कि हमने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ने हैं फॉर्म्स, और वो भी हमने दो टाइप्स के फॉर्म्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म्स होते क्या हैं। फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट, जैसे कि आपने गूगल फॉर्म्स यूज किए होंगे या डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स के अंदर फॉर्म्स यूज किए होंगे, जिसमें हम अपनी यूजर इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसकी भी वो वेबसाइट होती है उसको। ठीक है, जैसे लॉगिन डिटेल्स देते हैं, साइन अप डिटेल्स देते हैं, या सर्च क्या करना है हमने, फिल्टरिंग वगैरह, ये वो सारा कुछ। तो जो रिएक्ट ये सारा कुछ जिसमें हम दे रहे होते हैं उसको हम फॉर्म कहते हैं। रिएक्ट मैनेजेस फॉर्म डाटा यूजिंग स्टेट। अब जो रिएक्ट है उसके अंदर, क्योंकि हमने स्टेट ऑलरेडी पढ़ ली है पिछले सारे लेक्चर्स में, जो कि उसका मोस्ट यूजफुल फीचर है, फॉर्म्स में भी हम स्टेट के जरिए ही अपना डाटा मैनेज करते हैं। ठीक है, और फॉर्म से हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो इंटरेक्टिव बनती हैं। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। हमारे पास दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं फॉर्म्स के, एक होते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स और एक होते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। कंट्रोल का मतलब ये है कि जो कंपोनेंट स्टेट के जरिए से मैनेज हो रहा है उसको हम कहेंगे कंट्रोल कंपोनेंट। उसमें हम यूज स्टेट यूज करते हैं और वैल्यू सेट यूजिंग वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी की वैल्यू के पेयर में अपडेट करते हैं हमेशा ऑन चेंज पे, जब भी कुछ चेंज हो रहा हो, और हम उसमें वैलिडेशन भी बड़े आसानी से लगा सकते हैं। और ये रिकमेंड भी करता है जब भी आपने रिएक्ट की ऐप बनानी है कि आप कंट्रोल कंपोनेंट्स बनाएं। आ जाते हैं हम सेकंड चीज़ पे, अनकंट्रोल कंपोनेंट्स पे। वो हमारा जो मैनेज होता है वो डोम से होता है, जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, जैसे हम HTML में करते थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय HTML टैग है, इस तरह का। तो वो डोम से मैनेज होता है, वो स्टेट से मैनेज नहीं होता। उसमें हम यूज रेफ यूज़ करते हैं, और जब भी हमने वैल्यू सेट करनी होती है उसके लिए हम रेफ यूज़ करते हैं। उसमें कोई स्टेट का लेना देना नहीं होता, इसके ऊपर हमारा लेस कंट्रोल होता है। और सिंपल फॉर्म्स अगर हमने यूज़ करने हैं तो हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ही हमारे पास दोनों अप्रोचेस ठीक हैं, कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, अनकंट्रोल भी, लेकिन जो अनकंट्रोल है वो लेस कंट्रोलेबल होते हैं, और जो कंट्रोल है वो हम बड़े आसानी से, हमारे हाथ में हर चीज़ होती है, हम उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हों तो हमें प्रेफर यही करना चाहिए कि हम कंट्रोल कंपोनेंट्स यूज़ करें। अच्छा, अब सबसे पहले हम अनकंट्रोल कंपोनेंट्स को देख लेते हैं विद एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास ये एग्जांपल है, हम इसको कोड में ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाएंगे कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर। इसमें हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, अनकंट्रोल कंपोनेंट। ठीक है, अनकंट्रोल के नाम से मैंने एक फाइल बना ली है। ठीक हो गया, और उसमें अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसमें स्टेट तो यूज़ नहीं करनी, तो सबसे पहले चले हम पहले फंक्शन अपना बनाते हैं। ठीक है, और इसका हम नाम रखते हैं अनकंट्रोल। ठीक हो गया, और इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। इसके बाद क्योंकि हमने इसमें स्टेट यूज़ नहीं करनी, तो हमने इसमें डॉम यूज़ करना है। उसके लिए हमें यूज रेफ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यूज रेफ तब इंपोर्ट होता है जब हमने डॉम को यूज़ करना हो। ठीक है, रिएक्ट के अंदर। चलिए, इसके बाद हमारे पास अब फंक्शन आ गया। फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले हम अपनी HTML लिखते हैं, रिटर्न जो हमने करनी है। हम एक बनाते हैं फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हम एक लेते हैं इनपुट, जिसकी टाइप हम लेंगे टेक्स्ट, और इसको हम कर देंगे पर एक और हम इनपुट तो नहीं लेंगे, इसको हम बटन ले लेते हैं बल्कि।
बटन के अंदर हम लिख देते हैं सबमिट और इसकी टाइप ले लेते हैं सबमिट की। ठीक हो गया। ये सारी सिंपल चीज़ें मैंने की हैं, कोई भी इसमें अभी तक नई चीज़ नहीं की। अच्छा, अब क्योंकि चलें इसको हम पहले सबसे पहले करते हैं इंपोर्ट, इधर कर लेते हैं। ये अभी तो हम एक ही जगह पे सारा कुछ बनाई जा रहे हैं, बहरहाल बाद में इसको हम फोल्डर स्ट्रक्चर भी करके देखेंगे। इसमें हम सबसे ऊपर ही ले आते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक इनपुट भी बन गया और एक सबमिट का बटन भी बन गया। ये हमारा फॉर्म अब रेडी हो गया। अब हम इसमें अपना जो एक्चुअल काम है रिएक्ट का वो करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले जो ऊपर हमने यूज रेफ ये इंपोर्ट किया, इसको यूज़ करने का टाइम आ गया। इसके लिए हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे नेम रेफ के नाम से। आप ईमेल रेफ या किसी भी नाम से एबीसी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको आपने इसको यूज़ करते हुए बनाना है। ठीक है, जैसे हम स्टेट में करते थे, पर ये स्टेट नहीं है। अब आपने चल जाना नीचे। ठीक है, और इनपुट जब हम नेम ले रहे हैं ना, तो हमने उसमें एक और चीज़ पास करनी है रेफरेंस यानी कि रेफ, और उसमें वो हमने जो ऊपर बनाया था वेरिएबल वो ले लेना। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये सारा कुछ तो हो गया। अब करना है फॉर्म सबमिट, तो यानी कि कोई वर्किंग भी तो करनी है। इनपुट में डाटा वगैरह आ गया, अब क्या आ गई, क्या करना है। तो ऑन सबमिट पे हम एक फंक्शन लगाएंगे हैंडल सबमिट। ठीक है, एक फंक्शन हमने न्यू बना लिया, मतलब अभी हम बना लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन हैंडल सबमिट। ठीक है, और इसमें हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और हमारे पास नेम रेफ के अंदर जो आ रही है चीज़, ये नेम रेफ के अंदर आ रही है। ठीक है, जो भी इसके अंदर टाइप होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और वो हम कैसे उठा रहे हैं, जैसे हम उठाते थे ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वही हो रहा है सारा साफ। हम डायरेक्ट इनपुट को पकड़ रहे हैं और इनपुट के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना वो यहाँ पे स्टोर हो रही है इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और वो एग्जैक्टली हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, और वो शो करवाने के लिए हमें यहाँ पे जब भी हमने ये यूज़ करना है डॉम और ये यूज़ रैप, तो हमने उस वेरिएबल के बाद जो भी आपका वेरिएबल का नाम हो लिखना है करंट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये जब लिखेंगे तो हमारे पास इस कंसोल डॉट लॉग में ये वैल्यू शो होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको भी खत्म करते हैं। अच्छा, क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ मैंने कुछ भी लिखा और जब मैंने ये सबमिट किया ना, तो पेज रीलोड हुआ है। आप दोबारा देखिएगा, पेज रीलोड हुआ है। अब अगर हमने एक चीज़ कंसोल, अभी क्योंकि हम डेटाबेस में तो सेव नहीं करवा रहे, कंसोल में करा रहे हैं, तो कंसोल तो रिफ्रेश होने के बाद खत्म हो जाएगा। यानी ये देखें, मैंने यहाँ कुछ भी लिखा और ये सबमिट करवा दी। अब वो कुछ भी अगर हुआ भी है तो वो दोबारा से रिफ्रेश हो गया, तो वो गायब हो गया। इसके लिए हम एक यहाँ पे चीज़ यूज़ करेंगे, ये किस्म की वैलिडेशन भी है। ठीक है, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा, जैसे HTML में हम फॉर्म यूज़ करते थे और कुछ सबमिट करने पर रिफ्रेश हो जाता था, ये अगले पेज पे हम रीड आउट हो जाते थे, ये रिफ्रेश नहीं करेगा आपके पेज को। ठीक है, ये उसने अब कंसोल आपको शो कर दिया। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे जब हम सबमिट करेंगे तो ये देखा उसने कंसोल करके शो। तो इसलिए हमने ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लिखा ताकि वो पेज रीलोड ना करे। ठीक है, तो ये हमारा है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, जिसमें हमने स्टेट यूज़ किए बगैर अपने सारा फॉर्म भी बना लिया और उसमें डाटा भी रेंडर करवा के कंसोल में शो कर दिया। वहाँ पे आप बाद में डाटाबेस में सेव करवा लें या कहीं पे फ्रंट एंड में शो करवाना है तो वो आपकी मर्जी। अच्छा, अगर हमने अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं तो वो हमने क्यों यूज़ किए हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमने कम कोड लिखा, सिंपलर सेटअप है इसका, यानी कि उसको कोई लंबा चौड़ा स्टेट वगैरह को सेटअप करने के लिए हमें जरूरत पेश नहीं आई।
और हमेशा हमें स्टेट को अपडेट करने के लिए भी कोई की स्ट्रोक्स नहीं करने पड़े, और इसकी जो अगर सिंपल फॉर्म हो तो इसकी बेटर परफॉर्मेंस भी हो जाएगी। अगर हमने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट करना हो एग्जिस्टिंग एचटीएमएल फॉर्म्स में, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट के अंदर। तो ये तीन से चार यूज़ केसेस हैं अनकंट्रोल कंपोनेंट्स के। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो अब वैल्यू है ना, जो इनपुट के अंदर हम वैल्यू लिख रहे हैं वो डोम से कंट्रोल हो रही है, ना कि स्टेट से। ठीक है। जो रिएक्ट है वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि यूजर है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसकी इनपुट की वैल्यू ले रहा है, और वो जो वैल्यू है वो डायरेक्टली रीड हो रही है डोम से। स्टेट इज नॉट अपडेटेड ऑन एवरेज चेंज, यानी कि हमेशा स्टेट अब चेंज नहीं हो रही हर दफ़ा, सिर्फ जब हम उसको ले रहे हैं तब वो कंट्रोल करवा रहा है, जब हम उसको सबमिट कर रहे हैं। ऑन चेंज पे कुछ भी नहीं हो रहा, सबमिट पे हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने अनकंट्रोल तो देख लिया, अब देखते हैं कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है कि जो इनपुट की जो वैल्यू है वो रिएक्ट के स्टेट से ही कंट्रोल हो रही है, ना कि डोम से। और स्टेट हमेशा अपडेट हो रही है, जब भी आप इनपुट पे कुछ भी कर रहे हैं ना, स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है। और रिएक्ट के पास पूरा कंट्रोल है उस पूरे फॉर्म के डाटा के लिए, और अगर हमने वैलिडेशंस लगानी है या डायनामिक बिहेवियर करना है फॉर्म का, तो सबसे ज़्यादा बेहतर है कि हम कंट्रोल कंपोनेंट्स यूज़ करें। जैसे ये एग्जांपल में भी दे रहा है कि वैल्यू हमारी स्टोर हो रही है इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, और ऑन चेंज के ऊपर हमारा ये चल रहा है, और हमेशा जैसे ही कुछ भी चेंज होगा उस फॉर्म में, तो वो ऑन चेंज पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट कर देगा आपकी स्टेट में। क्यों हमें कंपोनेंट्स यूज़ करने चाहिए कंट्रोल? बेटर कंट्रोल ओवर यूज़र इनपुट। यूज़र के इनपुट पे हमारे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है, वैलिडेशन हमेशा अच्छे से हो जाती हैं, रियल टाइम अपडेट्स हो जाती हैं। जब भी इनपुट रियल टाइम भी चेंज हो रही होगी तो वो स्टेट में चेंज कर देगा। ठीक है। प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल फ्रॉम बिहेवियर, यानी कि आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी इसमें चीज़ें बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, हम उसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक और फाइल बनाएंगे कंट्रोल। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने क्योंकि स्टेट यूज़ करनी है तो हम पहले यूज स्टेट ला लेते हैं। ठीक हो गया, ये खुद ही आ गया। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं कंट्रोल, और इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने इसमें सारा कुछ किया था, इसको अब हम एक दफ़ा कमिट कर देंगे app.js से। इसकी हम एक कॉपी बनाते हैं, इसको करते हैं कमिट। ओके, अब हमें ये नहीं चाहिए फिलहाल, हमें इसका जो हमने नया पार्ट बनाया है कंट्रोल कंपोनेंट वाला वो चाहिए। इसको हम कर देते हैं कमिट। ठीक हो गया। इसको बंद कर देते हैं, हम इसको भी फिलहाल बंद कर देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या बनाने लगे हैं, इसके अंदर हम एक नेम का वेरिएबल बनाएंगे, और ऑब्वियसली हमने अगर नेम की वैल्यू चेंज करनी है तो उसके लिए हमें सेट नेम चाहिए, जो कि हमने स्टेट में ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। इसको हमने बना लिया। ठीक है। और अब हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न में हमारे पास इनपुट आ जाएगी और उसकी हम टाइप ले लेंगे टेक्स्ट की, और उसके अंदर हम जो वैल्यू लेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो की वैल्यू के पेयर में होगी, तो हम वैल्यू ले लेंगे नेम की, जो हमारे पास ऊपर हमने अभी वेरिएबल बनाया था। ठीक है। और ऑन चेंज पे हम उसको एक ऑन चेंज पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो हम बाद में बनाते हैं। ये हम एक एरो फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं हम कि जब भी इस इनपुट की वैल्यू चेंज हो ना, जब भी चेंज हो, तो जो सेट नेम की वैल्यू है वो उसके बराबर रख दो। ठीक है। तो जब भी जितनी भी दफ़ा वो वैल्यू चेंज होगी, वो सेट नेम के ज़रिए इस नेम की वेरिएबल की वैल्यू वो ही रख देगा जो इस इनपुट की वैल्यू होगी। ठीक है। और उसको बाद में हम कंट्रोल करवाना चाहें कंट्रोल करवा रहे हैं, या फिर हम उसको जो भी करवाना चाहें हम वो करवा सकते हैं। ठीक है। इसमें एक प्लेस होल्डर बना देते हैं, एंटर योर नेम।
ठीक हो गया। इसको हम जा चेक करते हैं सिर्फ कि फॉर्म बन गया हमारा कि नहीं। चलिए, कंट्रोल इज नॉट डिफाइंड, CTRL। यहाँ से हमने चेंज ही नहीं किया। ठीक हो गया। तो ये हमारा एंटर योर नेम का आ गया। अभी हमने इसमें बटन भी बनाना है और बाकी सारा काम भी करना है। अभी शुरू नहीं करना होता था। ठीक हो गया। यहाँ से दोबारा शो कर दो। अच्छा जी, अब हमने ये सारा कुछ तो देख लिया। अब हम इसमें बनाएंगे एक फंक्शन। ठीक है, वही जैसे हमने पहले बनाया था। यहाँ हम ऐसे करते हैं, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। ये फंक्शन हम करते हैं कॉपी, और इसमें हमें सारा कुछ नहीं चाहिए। अब हमारा काम बहुत सिंपल हो गया। हमने सिर्फ यहाँ से नेम देना है। ठीक है, और ये क्योंकि अब हमें इसको बनाना पड़ेगा फॉर्म, क्योंकि अब हमने इसमें बटन भी ऐड करना है। और फॉर्म के अंदर हमने ऑन सबमिट पे जैसे हमने सारा वो पुराना काम किया था वही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक हो गया। जैसे हमने यहाँ पे भी हैंडल सबमिट का फंक्शन बनाया था, वैसे ही यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे भी हमने एक बटन बनाया था सबमिट का, तो यहाँ पे भी हम वही बनाने लगे हैं। ठीक हो गया। जाके हम यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पास ये एक बटन भी बन गया। इस पर अगर हम कुछ भी लिखते हैं और सबमिट करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया। जो हमारा देखिए काम उसमें भी यही हो रहा था जो इसमें हो रहा है, लेकिन ये सेट के जरिए हो रहा है और वो डॉम के जरिए हो रहा था। अब देखिए हमने वो हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है ना इनपुट की, तो वो एक इसके अंदर वैल्यू सेलेक्ट करके इसके अंदर सेव करवा देता है। और जब इसके अंदर सेव करवा देता है, यानी कि ये हमें मिल रहा है नेम के अंदर, तो ये हम उसको कंसोल करवा देते हैं। तो ये सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक दो चीज़ें और हैं आगे जाके, कि हम बेसिक वैलिडेशन भी कर सकते हैं फॉर्म की। जैसे कि हमने देखना है कि खाली तो नहीं इनपुट आ गई, या ये इसके बराबर थी नहीं थी। जिस तरह के भी हम वैलिडेशन पहले हम जावास्क्रिप्ट में सारी पढ़ चुके हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की वैलिडेशन ही है, ये जो हमने की है कि हम रीलोड नहीं करना चाह रहे थे। इसके अंदर अगर हम एक और वैलिडेशन करें कि इफ़ नेम, यानी नेम हमें मिल रहा है,
इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी कुछ भी नहीं है, तो हम उसको एक अलर्ट शो कर सकते हैं that name is required। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे रिटर्न लिख दें, अगर हम ये रिटर्न लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि आगे कोड ना चले, यानी कि ये जो कंसोल है ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब तक वो चीज़ डालेगा नहीं वो कंसोल दिखाएगा ही नहीं। इस पर जाके हम अब रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और सबमिट कर दिया, तो हमने उसने क्या कहा, नेम इज़ रिक्वायर्ड, और आगे कंसोल भी नहीं चलाया। लेकिन अब हमने कुछ लिख के किया तो ना अलर्ट चला, और ये हमारे पास हमारे कंसोल की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारे पास वैलिडेशन इस तरह की हम लगा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारे पास ये सारी चीज़ें थी। इसमें हमारे पास थे कंट्रोल कंपोनेंट्स, अनकंट्रोल कंपोनेंट्स, और फॉर्म्स के कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट्स हमने पढ़े। इसी तरह हमने देखा कि हम किस तरह फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह हम फॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।